हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डिगेश्वरी देवांगन, गेस्ट लेक्चरर कॉमर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है स्पेशलाइज्ड अकाउंट, जिसमें यूनिट है सेकंड। टॉपिक है अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी के लेखे, और जो है मेरा पार्ट है 11। ठीक है, तो आइए आज हम सीखते हैं बीमा कंपनी का आगम खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करना। शेड्यूल यानी अनुसूची 1 से लेकर पूरे 15 तक का जो है हम अनुसूची तैयार करेंगे, जिसमें है आगम खाता 1 से लेकर 4 तक और 5 से लेकर 15 तक जो है अनुसूची चिट्ठे में शामिल होता है। तो आइए अब एक जो है हमने एग्जाम्पल लिया है, जिसमें हम आगम खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करेंगे। अब एग्जाम्पल, यह मानते हुए कि असमाप्त जोखिम के लिए कटौती नहीं की गई है, स्पार्क फायर बीमा कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आगम खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। डेविड बाकिया, पुनर्बीमा जो है प्रीमियम 69,000, अग्नि से हानि 4,80,000, प्रबंध के व्यय 1,20,000, कमीशन 1,19,000, अप्राप्त ऋण 11,000, अंशधारियों को लाभांश 12,500, भारत में बंधक 1,00,000, भारत के बाहर बंधक 10,000, विदेशी प्रतिभूतियाँ 1,55,000, रेलवे व स्टॉक 1,50,000। हमारा रेलवे पूर्वाधिकार अंश 33,000, म्युनिसिपल ऋण 17,000, बैंक निक्षेप 20,000, विदेशी कंपनियों निक्षेप 17,000, प्रन्यासियों के पास निक्षेप 11,000, एजेंट और शाखा कार्यालय बाकिया 1,05,000, मुख्य कार्यालय पर बाकिया प्रीमियम बकाया प्रीमियम 1,500, बैंक में रोकड़ 10,500। अब आइए हम क्रेडिट की तरफ जो है मदे देखते हैं। प्रीमियम 7,70,000, पुनर्बीमा पर प्राप्त हानि 60,000, लाभ हानि खाता 3,500 और सामान्य बीमा संचय 2,80,000, ब्याज और प्राप्त लाभांश 13,500, जिसमें प्राप्त नहीं हुआ है मतलब अदत्त है 5,000, पूंजी 2,50,000, अदत्त प्रीमियम हानियाँ 63,000 और अदत्त लाभांश 6,500। अब इससे आपको जो है फायर कंपनी का या अग्नि बीमा कंपनी का आपको आगम खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करना है। चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं आगम खाता से। देखिए फॉर्म बी है ना, RA रेवेन्यू अकाउंट। हमारा बीमा कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा स्पार्क फायर बीमा कंपनी लिमिटेड। पंजीयन क्रमांक एवं RDA के साथ पंजीयन तिथि। अगर आपके क्वेश्चन में पंजीयन क्रमांक और पंजीयन तिथि है तो बिल्कुल यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब अग्नि बीमा का आगम खाता 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें जो है 1 से 4 तक का जो अनुसूची होता है वो हम आगम खाता ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। तो अनुसूची 1 में आता है क्या, प्रीमियम अर्जित है ना, या अर्जित प्रीमियम शुद्ध। ठीक है, फिर उसके बाद लेते हैं हम विनियोग से कोई लाभ या हानि है क्या, जो कि वो नहीं दिया है क्वेश्चन में। ब्याज लाभांश एवं किराया सकल है ना, फिर उसके बाद उसका टोटल आ जाता है। फिर उसके बाद शेड्यूल अनुसूची 2, अनुसूची 2 में है दावा देय शुद्ध। कमीशन अनुसूची 3 में। बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय अनुसूची 4 के अंतर्गत दिखाया गया। अब देखिए ये सारा अमाउंट अनुसूची 1 में, अनुसूची 2 में, अनुसूची 3 में, अनुसूची 4 में है ना, ये सब कैसे आया। तो इसके लिए हमें अनुसूची 1 यानी अर्जित प्रीमियम शुद्ध ज्ञात करना पड़ेगा अलग फॉर्मेट बना के, और फिर अनुसूची 2 में देय दावा की गणना करनी पड़ेगी अलग से फॉर्मेट बना के, कमीशन की गणना करना पड़ेगा, फिर बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय की गणना करनी पड़ेगी। फिर उसका जो टोटल आएगा फिर ये हमारा जो है अनुसूची 1, 2, 3, 4 में हम लिखेंगे। तो आइए एक एक करके हम ज्ञात करते हैं अनुसूची 1, 2, 3, 4। चलिए अब हमारा हेडिंग है अनुसूची 1, जिसमें आता है अर्जित प्रीमियम शुद्ध। इसमें हम गणना करते हैं। हमारा जो प्रारूप है विवरण चालू वर्ष और
गत वर्ष। चूँकि हमें चालू वर्ष का ही दिया है सिंगल 31 मार्च 2014 का जो है हमें पूरा विवरण दिया हुआ है, इसलिए हम चालू वर्ष का बनाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में गत वर्ष का भी दिया होता है, चालू वर्ष का, तो हमको दोनों को शामिल करना होता है। इस क्वेश्चन में हमें चालू वर्ष का दिया है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रीमियम प्राप्ति या प्रत्यक्ष प्रीमियम, है ना। तो हमारे जो है क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम, है ना, 7,70,000। चूँकि क्रेडिट तरफ है इसलिए प्रीमियम प्राप्ति है 7,70,000, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 7,70,000। फिर इसमें जो है हम ये प्रत्यक्ष प्रीमियम होता है, फिर प्रीमियम प्राप्ति क्या होता है, प्लस होता है ना। तो बहुत सारे जो है मदे नहीं दिए हैं, तो जो दिए उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रीमियम प्राप्ति, फिर इसमें माइनस हो जाता है पुनर्बीमा प्रीमियम, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है पुनर्बीमा प्रीमियम 69,000। तो 69,000 का, चूँकि आपके कंडीशन में जो है, या पहले लेक्चर में मैंने बताया है कि पुनर्बीमा प्रीमियम के संबंध में अगर कोई जानकारी नहीं दिया है तो उसको पुनर्बीमा देय माना जाता है ना। तो कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, देय पुनर्बीमा। तो ये प्रीमियम में क्या होता है, माइनस पुनर्बीमा प्रीमियम, देय कितना हज़ार का, 69,000 का। अब हमारे पास कितना बचा, 7,01,000। ये हमारा क्या कहलाएगा, अर्जित प्रीमियम शुद्ध। क्या कहलाएगा, अर्जित प्रीमियम शुद्ध। ये कहाँ जाएगा, आगम खाते के अनुसूची नंबर 1 में। तो ये तो हो गया अर्जित प्रीमियम की गणना, अनुसूची 1। अब अनुसूची 2 की गणना, जिसमें आता है देय दावे, है ना, शुद्ध देय दावे की गणना। तो इसमें भी आपका रहता है विवरण चालू वर्ष और गत वर्ष। अब इसमें क्या लेते हैं हम, देय दावा, मतलब दावों का जो भुगतान होता है ना, दावे का जो भुगतान होता है। तो अब इसमें देखिए, अग्नि से हानि 4,80,000, कितना, 4,80,000, मतलब अग्नि द्वारा जो हानि हुआ है ना, यानी दावा देय कितना मिलेगा, 4,80,000। अब इसमें जो है पुनर्बीमा पर प्राप्ति जो है इसमें क्या होता है, माइनस, है ना, और भुगतान क्या होता है, प्लस, क्योंकि ये व्यय है, हमको व्यय निकालना है ना। तो अब इसमें पुनर्बीमा प्राप्त हुआ है, मतलब प्राप्त हानियाँ, पुनर्बीमा पर प्राप्त हानियाँ कितना हुआ है, पुनर्बीमा पर प्राप्त हानियाँ, तो क्रेडिट साइड पुनर्बीमा पर प्राप्त हानि 60,000। क्रेडिट हमारा क्या दर्शाता है, लाभ दर्शाता है, ठीक है। तो पुनर्बीमा पर जो है प्राप्त हमें कितना हुआ है, 60,000। टोटल हमारा जो दावा था, देय था 4,80,000, जिसमें से 60,000 पुनर्बीमा से हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा, 4,20,000। तो ये क्या कहलाएगा, शुद्ध देय दावा, देय दावा क्या कहलाएगा, शुद्ध देय दावा, जो कहाँ जाएगा, आगम खाता के अनुसूची 2 में जाएगा। अब आइए हम ज्ञात करेंगे अनुसूची 3 में है कमीशन की गणना, ठीक है। तो इसमें भी जो है कमीशन देय और कोई जो है प्रत्यक्ष कमीशन इसमें रहता है ना। फिर उसके बाद जो है स्वीकृत कमीशन प्लस होता है, और अर्पित, है ना, वो कमीशन क्या होता है, माइनस। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। हमें कमीशन के बारे में केवल एक ही मद दिया है, वो है 1,19,000 का कमीशन। तो ये हमारा देय कमीशन हो जाएगा 1,19,000। फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा शुद्ध कमीशन 1,19,000। अब अनुसूची 4 में बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय, इसमें परिचालन व्यय लेते हैं जो बीमा व्यवसाय से संबंधित होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इसमें व्यय दिख रहे हैं। तो प्रबंध व्यय कितने हज़ार का, 1,20,000 का। कितने हज़ार का प्रबंध व्यय दिया हुआ है, 1,20,000 का। अब उसके बाद हम देखते हैं कितना, 1,20,000 का। फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, डूबत ऋण। क्या है, डूबत ऋण कितने हज़ार का, 11,000 का। अप्राप्त ऋण या डूबत, ये है हमारे पास अप्राप्त ऋण 11,000, ये हमारा व्यय है। तो हमारे पास 2 व्यय है, प्रबंध व्यय 1,20,000 का और डूबत ऋण कितना है, 11,000। अर्थात अनुसूची 4 बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय कितना आया है, 1,31,000।
हज़ार। कितना है? 1,31,000। अब ये चारों अनुसूची जो है कहाँ चला जाएगा? आगम खाते में। ठीक है, अब चूंकि टोटल अमाउंट हमको पता चल गया, अनुसूची 4 में है 1,31,000 जो बीमा व्यवसाय से व्यय को दर्शाता है। कमीशन जो कि अनुसूची 3 में है 1,19,000 को अनुसूची 1 में है अर्जित प्रीमियम 7,01,000 को दर्शा रहा है। और शुद्ध प्रीमियम है ना, मतलब शुद्ध देय दावा है, शुद्ध देय दावा 4,20,000 दर्शा रहा है। तो ये अमाउंट को जो है टोटल अमाउंट को कहाँ लिख देंगे? आगम खाता में। चलिए अब हम जैसे आगम खाता में आ जाते हैं। तो अनुसूची 1 में है क्या? प्रीमियम अर्जित कितना का आया था? हमने जब ज्ञात किया तो 7,01,000। चूँकि अब ये शेड्यूल 1 में ही आता है ब्याज, लाभांश एवं किराया, जो कि सकल है 13,500। अब देखिए इन दोनों का योग क्या कहलाएगा? कुल 7,14,500। अब उसके बाद शुद्ध देय दावा कितना शेड्यूल 2 में कितना लाए थे हम? 4,20,000। फिर कमीशन 1,19,000। बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय शेड्यूल 4 में 1,31,000। फिर इन तीनों को जो है जोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमारा आय है और ये हमारा व्यय। फिर आय और व्यय को, आय में व्यय को माइनस करेंगे तो हमें बीमा व्यवसाय से लाभ होगी या तो हानि। तो देखते हैं, तो ये हमने टोटल कर लिया तो 6,70,000। ठीक है, और हमारा आय 4,14,500। तो हमने आय में व्यय घटाया तो कितना बचा हमारे पास? 44,500। ये हमारा क्या कहलाएगा? बीमा व्यवसाय का परिचालन लाभ, क्योंकि लाभ हो रहा है ना। अगर ये माइनस में आता तो क्या होता? हानि। तो A-B। तो हमारा बीमा व्यवसाय का परिचालन लाभ प्राप्त हो रहा है 44,500। चलिए अब हम जो है अग्नि बीमा यानी फायर बीमा कंपनी का लाभ एवं हानि की गणना करते हैं। लाभ एवं हानि खाता फॉर्म BPL। अब स्पार्क फायर बीमा कंपनी पंजीयन क्रमांक एवं IRDA के जो है 7 पंजीयन तिथि। अब हम बनाएंगे लाभ हानि खाता 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। अब इसमें हमारा विवरण, अनुसूची, चालू वर्ष और गत वर्ष। अब देखिए इसमें क्या क्या मदे आती है। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं परिचालन लाभ या हानि, है ना। तो इसमें जो है अग्नि बीमा कंपनी का, चूँकि हम बना रहे हैं तो अग्नि बीमा कंपनी का लेंगे। इसमें अगर समुद्री होता है तो समुद्री बीमा का भी लेते हैं और विविध बीमा का भी लेते हैं। तो परिचालन लाभ हानि अग्नि बीमा का कितना हम लाए थे अभी? 44,500। ठीक है, कितना हज़ार? 44,500। विनियोग से आय हमारे पास नहीं है, अन्य आय हमारे पास नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल A, है ना, योग A कितना? 44,500। अब इसके बाद आता है कुछ प्रावधान जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं है, अन्य व्यय भी नहीं है, फिर योग B कुछ भी नहीं है। अब देखिए कर से पूर्व लाभ। तो कर से पूर्व लाभ कैसे ज्ञात होता है? A-B, यानी टोटल A को माइनस कर देते हैं टोटल B से। तो हमारे पास कितना बच रहा है? 44,500, क्योंकि टोटल B में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ये आय है, लाभ है, लाभ में व्यय इसमें भी माइनस करते हैं तो व्यय कुछ भी नहीं है, हमारी हानि कुछ भी नहीं है, केवल लाभ है। तो कर से पूर्व लाभ कितना है? 44,500। कर के लिए प्रावधान इसमें माइनस करते हैं जो कि कुछ भी नहीं है। अब इसमें कुछ विनियोजन करते हैं जैसे लाभांश। ठीक है, तो अब ठीक है, तो विनियोजन में क्या है? लाभांश। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं, अधिकारियों को लाभांश डेबिट कितने हज़ार का? 12,500 का। तो यहाँ पे हम विनियोजन कर देंगे, डेबिट है ना, हानि है, लाभांश मतलब व्यय है, लाभांश कितना? 12,500। तो 44,500 में हमने कितना माइनस कर दिया? 12,500। तो कितना बचा हमारे पास? 32,000। ठीक है, कितना बचा हमारे पास? 32,000। अब हम क्या प्लस करते हैं? गत वर्ष से आगे लाया गया लाभ। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो है लाभ है क्या। तो हमारे क्वेश्चन में है लाभ हानि खाते का जो शेष है वो है क्रेडिट शेष कितना? 3500। तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, कितना? 3500। तो लाभांश घटाने के बाद जो है हमारा जो है आ गया 32,000 का, है ना। फिर उसके बाद हम इसमें लाभ को प्लस कर दिए कितने सौ का? 3500 का। तो टोटल हमारे पास जो है राशि बची लाभ हानि का 35,000 कितना? 500। कितना बचा? 35,500। ये हमारा लाभ है। इसको हम जो है कहाँ हस्तांतरित करेंगे? चिट्ठे में आगे
लाई गई करके जो है हम चिट्ठे में इसको ले जाएंगे। कितने हज़ार को? 35,500 को। अब चलिए हम अब चिट्ठा बनाते हैं। चलिए अब फॉर्म BL स्पार्क फायर बीमा कंपनी, पंजीयन क्रमांक एवं आईडी के साथ पंजीयन तिथि। अब हम बनाएंगे यहाँ पे चिट्ठा 31 मार्च 2014 को। ठीक है, अब चिट्ठा बनाएंगे तो चिट्ठा में 2 साइड होगा, एक तो कोष का साधन होगा और दूसरा कोष का प्रयोग। कोष का साधन हमारा दायित्व को बताता है और कोष का प्रयोग हमारी संपत्ति को। और इसमें शेड्यूल 5 से लेकर 15 तक की जो है अनुसूची नंबर आता है। तो इसमें भी हमको जो है, चूँकि यहाँ पे अनुसूची 5 में क्या दिया? अंश पूंजी। तो अंश पूंजी में जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि शेड्यूल 5 के अंतर्गत कौन कौन सी जो है पूंजी रहती है जिसको हम लेते हैं, तो ये सारा चीज़ हम ज्ञात करेंगे। संचय जो कि शेड्यूल 6 के अंतर्गत है, तो संचय में क्या क्या मदे शामिल होता है, उधार में क्या क्या मदे शामिल होता है। फिर शेड्यूल 8 में विनियोग है, क्या क्या मदे शामिल होता है, ऋण में कौन कौन सी मदे शामिल होता है। फिर टोटल जो है ऋण का योग होता है। फिर स्थायी संपत्ति में इसी प्रकार हमको 5 से लेकर 15 तक की जो अनुसूची है उसका प्रारूप बना के हमको क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले शेड्यूल 5 में है हमारा अंश पूंजी। ठीक है, तो हमारा अंश पूंजी है केवल जो है, अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, जो है हमारे पास जो है क्या, कितना का अंश पूंजी है। कितने का अंश पूंजी है हमारे पास? 2,50,000 का। कितने का? 2 लाख। ठीक है, हमारे पास पूंजी है 2,50,000। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, हमने 2,50,000। अनुसूची 5 में अंश पूंजी कितना लिख लिया? 2,50,000। और किसी प्रकार की अंश पूंजी नहीं है तो हम इस बंद कर देंगे। तो शेड्यूल अनुसूची 5 में जो है हमारा अंश पूंजी आएगा 2,50,000। अब अनुसूची 6 में हम ज्ञात करेंगे संचयम आधिक्य। तो इसमें आता है सामान्य संचय कोष। क्या आता है? सामान्य संचय कोष। तो हमारे क्वेश्चन में सामान्य निधि संचय दिया है 2,80,000 का। तो हम यहाँ पे ले लिए सामान्य संचय कोष 2,80,000 का। अब इसमें प्लस होता है क्योंकि हमारा लाभ हानि शेष क्या था? लाभ था, क्रेडिट शेष था, है ना। मतलब लाभ हुआ था हमें कितना का? 35,500 का। तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अगर हानि होती तो माइनस करते। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 3,15,500। कौन से सूची के अंतर्गत? कौन से अनुसूची के अंतर्गत? अनुसूची 6 संचय आधिक्य। तो टोटल कितना है? 3,15,500। यही टोटल जो है चिट्ठे में क्या होगा? हस्तांतरित होगी। ऐसे ही हमें अलग अलग प्रारूप बनाकर हमें सारा जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 13,500 हमारा क्या आया? अनुसूची 6 के अंतर्गत संचय एवं आधिक्य। अनुसूची 6 के बाद आता है 7 उधार। तो हमारी कोई भी जो है उधारी नहीं है, तो हम सीधा ज्ञात करते हैं अनुसूची 8। क्या ज्ञात करते हैं? अनुसूची 8। अनुसूची 8 में है विनियोग। क्या है? विनियोग, विवरण और राशि। तो विनियोग किस किस में हम विनियोग किए हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहला है विदेशी प्रतिभूतियाँ। तो आपके क्वेश्चन में देख लेते हैं विदेशी प्रतिभूतियाँ 1,55,000। कितना? 1,55,000 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। विदेशी प्रतिभूति 1,55,000। फिर जो है आपका है रेलवे ऋण व स्टॉक। ठीक है, तो ये है आपका रेलवे ऋण व स्टॉक में 1,50,000। तो हमने मेंशन कर दिया 1,50,000। फिर क्या है? रेलवे पूर्वाधिकार अंश। हमारे क्वेश्चन में है रेलवे पूर्वाधिकार अंश। इस पे इन्वेस्ट किया है कितना? 33,000 का। तो हम यहाँ पे लिख दिए रेलवे पूर्वाधिकार अंश हमारा 33,000 का। फिर आपको जो है म्युनिसिपल ऋण कितना हज़ार का? 17,000 का ऋण लिया हुआ है ना, विनियोग किया हुआ है, मतलब है ना। कितना म्युनिसिपल ऋण? 17,000। ठीक है, क्योंकि ये डेबिट है, विनियोग किया हुआ है ना। फिर उसके बाद विदेशी कंपनियों से निक्षेप। विदेशी कंपनियों में जमा किया है कितना? निक्षेप है 17,000 का। तो हमने यहाँ पे ले लिया विदेशी कंपनियों में जमा कितने हज़ार का? 17,000 का। फिर प्रन्यासियों के पास जमा है कितना? प्रन्यासियों के पास जमा है यानी इन्वेस्ट किया है कंपनी ने कितना? 11,000 का। तो प्रन्यासियों के पास जमा कितना? 11,000। अर्थात टोटल विनियोग हमारा कितना हो गया है? 3,83,000 कुल विनियोग। ये है योग। तो हमारा अनुसूची 8 के अंतर्गत विनियोग है, तो कुल विनियोग कितना है? 3,83,000 का। अब अनुसूची 9। अनुसूची 9 में हम दर्शाएंगे ऋण को।
है ना। तो हमने कहाँ कहाँ से जो है ऋण लिया है, ठीक है। तो इसमें है भारत में बंधक और भारत के बाहर बंधक। तो आपके क्वेश्चन में है यहाँ पे भारत में बंधक 1 लाख और भारत के बाहर बंधक कितना है 10,000। तो आपका जो है अनुसूची 9 में है ऋण, जिसमें आपका भारत में बंधक है 1 लाख और भारत के बाहर बंधक है मोर्टगेज है कितना 10,000। तो टोटल कितना हो गया 1,10,000 रुपये की जो है कंपनी की क्या है ऋण है, भारत के बाहर और भारत के अंदर। ये है अनुसूची 9 में। फिर उसके बाद आता है अनुसूची 10। तो अनुसूची 10 में जो है कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है ना, इसलिए क्योंकि अनुसूची जो है अनुसूची 10 में आता है स्थायी संपत्ति, तो कोई स्थायी संपत्ति नहीं है, इसलिए हम अनुसूची 11 का जो है कैलकुलेशन करेंगे। अनुसूची 11 में आता है रोकड़ एवं बैंक शेष, ठीक है, रोकड़ एवं बैंक शेष। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर है बैंक में रोकड़ कितना 10,500 का, तो मैंने अनुसूची 11 में लिख दिया है रोकड़ एवं बैंक 10,500। फिर उसके बाद बैंक से संबंधित और देख लेते हैं। तो बैंक में निक्षेप, बैंक में जमा 20,000, तो बैंक में जमा कितना है 20,000। तो टोटल रोकड़ एवं बैंक शेष हो गया हमारे पास अनुसूची 11 के तहत। तो अनुसूची 11 के तहत हमारा रोकड़ एवं बैंक शेष कितना है 30,500। रोकड़ एवं बैंक है 10,500 का और बैंक में जमा है कितना 20,000। तो टोटल कितना हुआ अनुसूची 11 के अंतर्गत टोटल 30,500। फिर अनुसूची 12, अनुसूची 12 के अंतर्गत आता है अग्रिम एवं अन्य संपत्तियां। अनुसूची 12 में कौन सा आता है अग्रिम एवं अन्य संपत्तियां। तो इसमें देख लेते हैं हमारा जो है क्या है ब्याज एवं ब्याज लाभांश एवं किराया अदत्त आता है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए आपके क्वेश्चन में ब्याज और लाभांश जिसमें 5,000 रुपये हमें प्राप्त नहीं हुए यानी अदत्त है, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है ब्याज लाभांश एवं किराया अदत्त कितने हज़ार का 5,000 का। फिर उसके बाद जो है कुछ एजेंट है ना, एजेंट और शाखा कार्यालय 1,05,000 बाकिया है, ठीक है। तो एजेंट और शाखा कार्यालय जो बाकिया है वो 1,05,000 है। फिर इसमें आता है संपत्ति जो अन्य संपत्ति, फिर उसमें अदत्त प्रीमियम। तो हमारा अदत्त प्रीमियम है कितना 1,500 की। तो टोटल हमारे पास अनुसूची 12 में आ गया अग्रिम एवं अन्य संपत्ति में 1,11,500, ठीक है। तो ये जो है सारा जो है फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि कौन कौन से अनुसूची में क्या क्या मदें आएंगी, उस तरीके से जो है ये क्वेश्चन में जो दिया गया है मदें उसको हम बांट रहे हैं बस, है ना। तो अनुसूची 12 अग्रिम अन्य संपत्ति में टोटल आ गई 1,11,500, ये चिट्ठे में चली जाएगी। फिर अनुसूची 13 चालू दायित्व। तो अनुसूची 13 चालू दायित्व में अदत्त अग्नि हानियाँ हमारा जो है 63,000 का। फिर उसके बाद जो है अदत्त लाभांश हमारे पास है चालू दायित्व के अंतर्गत आ जाएगा 6,500, ठीक है। तो ये जो है आपके ये क्वेश्चन में दिया है अदत्त अग्नि हानियाँ, ये कहाँ जाएगा अदत्त जो है अग्नि हानियाँ हमारे चालू दायित्व में, और अदत्त लाभांश कहाँ जाएगा चालू दायित्व में। तो टोटल हमारा चालू दायित्व अनुसूची 13 में कितना आएगा 59,500, कितना आएगा 59,500। अब हमारा जो है अनुसूची 14 में प्रावधान, तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो है प्रावधान नहीं है। और अनुसूची 15 में है विविध व्यय, तो विविध व्यय भी नहीं है क्योंकि सारे मदे जो है हमने 5 से लेकर है ना 13 तक में जो है जो आएगा अनुसूची में उसको हमने बांट दिया है। तो ये है हमारा अनुसूची 13 तक। 14 में जो है हमारा कोई भी प्रावधान नहीं है और 15 में हमारा कोई भी विविध व्यय नहीं है। तो चलिए अब इन जो टोटल जो हमने अनुसूचियों का कैलकुलेशन किया है उसका टोटल हम कहाँ रख देते हैं चिट्ठे में। देखिए ये है हमारा चिट्ठा, है ना। तो कोष का साधन, तो कोष के साधन में क्या आता है अंश पूंजी। अंश पूंजी हमने कितना निकाला था अनुसूची 5 जब हम प्रारूप ज्ञात कैलकुलेशन किए, तो ये है 2,50,000 का। फिर अनुसूची 6 के अंतर्गत हमने टोटल किया था
संचय माध्यिका को 3,15,500। फिर अनुसूची 7 में उधार है, इसमें कोई भी उधार नहीं है। टोटल कितना आ गया 5,65,500। तो ये हमारा दायित्व पक्ष यानी कोष का साधन कितना आ गया हमारा 5,65,500। तो यही जो टोटल है वो कहाँ आना चाहिए हमारे संपत्ति में, तभी हमारा जो है बैलेंस शीट जो है सही है। तो कोष का प्रयोग, तो कोष के प्रयोग में क्या क्या आता है, विनियोग है ना। अनुसूची 8 तो हमने कैलकुलेशन किया था तो टोटल आया था 3,83,000। अनुसूची 9 में है ऋण, हमने कैलकुलेशन किया था तो आया 1,10,000। फिर चालू संपत्ति, क्योंकि इसमें उपयोग निकालना होता है इसलिए फिर हम इसको चालू वर्ष में लिखते हैं। तो रोकड़ एवं बैंक शेष अनुसूची 11, इसमें आ गया आपका 30,500। अग्रिम एवं अन्य संपत्ति अनुसूची 12 के तहत आया था 1,11,500। अब उपयोग ए है ना, तो इसमें कितना आ गया 1,42,000। कितना आ गया 1,42,000। अब चालू दायित्व, ठीक है, क्योंकि हमें चालू संपत्ति और चालू दायित्व के अंतर को पता करना होता है। तो चालू दायित्व जो कि अनुसूची 13 में है 69,500। फिर प्रावधान नहीं है हमारे पास तो डेस कर दी। फिर चालू दायित्व का जो है उपयोग कितना आ गया 69,500। अब शुद्ध चालू संपत्ति है ना, ये आएगा शुद्ध चालू संपत्ति। शुद्ध चालू संपत्ति तो ए माइनस बी, ठीक है। तो ए में हमारा जो है तो हमारा ए आया था 1,42,000 शुद्ध चालू संपत्ति चालू संपत्ति, और चालू दायित्व आया था हमारा 69,500। तो ए माइनस बी, उपयोग ए माइनस उपयोग बी, तो आया हमारे पास कितना शुद्ध चालू संपत्ति 72,500 का है। फिर उसके बाद विविध व्यय जो कि अनुसूची किस में आता है 15 में, तो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी जो है कैलकुलेशन नहीं है तो डेस। फिर उसके बाद हमारा टोटल आया, हमने जो है कोष का प्रयोग का टोटल किया तो 5,65,500 है ना। तो हमारा जो है चिट्ठे का जो टोटल है वो कोष के साधन में और कोष के प्रयोग में दोनों में बराबर है, अर्थात हमारा जो है चिट्ठा क्या है सही है। हमने सारा जो है सही बनाया है। थैंक यू।